सभी प्रथम पीयूसी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। हम पिछले 3 वीडियो में बड़े घर की बेटी कहानी को देख चुके हैं। भाग 1 में बेनी माधव सिंह और उनके 2 बेटे उनका परिचय दिया गया है और उसके बाद भाग 2 में भाग 1 में ही इसके साथ साथ आनंदी का भी परिचय दिया गया है। भाग 2 में क्या होता है, लाल बिहारी सिंह जो श्रीकंठ सिंह के जो भाई और श्रीकंठ सिंह का जो पत्नी आनंदी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है। और भाग 3 में जब श्रीकंठ सिंह शनिवार के दिन घर आते हैं, घर आने के बाद सबसे पहले लाल बिहारी सिंह और बेनी माधव सिंह आनंदी के बारे में क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। उसके बाद श्रीकंठ सिंह जब अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो आनंदी भी क्या है, जो घटना हुई थी, जो झगड़ा हुई थी, उसका पूरा वृत्तांत क्या करती है, सुनाती है। सुनाने के बाद अगले दिन सुबह श्रीकंठ सिंह क्या करता है, अपने पिता बेनी माधव सिंह के पास जाता है और कहता है अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इस तरह उन दोनों के बीच में क्या होता है, झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो इस झगड़े को सुनने के लिए उस गांव के कुछ लोग आकर उनके घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हुक्का पीने के जो वजह से हम लोग आए हैं, लगान के रसीद दिखाने के लिए हम लोग आए हैं, इस तरह वे लोग कहते हैं। लेकिन बेनी माधव सिंह उन लोगों के जो षड्यंत्र को समझते हैं और अपने बात को क्या करते हैं, पलटते हैं कि इस घर को अलग न होना है, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है। इस तरह सोचकर वे अपने बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीकंठ सिंह इन बातों को नहीं समझ सकता, नहीं समझता है। फिर बेनी माधव सिंह कहता है, पेज नंबर 8 तीसरे पैराग्राफ हम वहां से देखेंगे, देख लीजिए। बेनी माधव सिंह कहता है, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है। देख लीजिए यहाँ पर समझ, बेसमझ, ना समझ भी होता है। यहाँ पर तुम्हारा जो भाई लाल बिहारी सिंह क्या है, बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। इस तरह बेनी माधव सिंह अपने बेटे को समझाने का कोशिश करता है। तब श्रीकंठ कहता है, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, उसकी इस दुष्टता को, इस बुरे कार्य को मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं, या तो वही मतलब लाल बिहारी सिंह इस घर में रहेगा, नहीं तो मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। अगर आपको वही ज्यादा प्यारा है तो मुझे इस घर से जाने के लिए अनुमति दे दीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जा, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। इस तरह गुस्से से श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी से कहते हैं। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। इन सारे बातों को दरवाजे की चौखट पर अंदर बागिलो ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಏನು ಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, चौखट ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। वहां पर खड़ा होकर सभी बातों को सुन रहा था। देख लीजिए,
वह उनका बहुत आदर करता था। देख लीजिए अब प्रेमचंद क्या करते हैं, दोनों भाइयों के जो बीच का संबंध कैसा था उनके बारे में यहां पर लिखते हैं। देख लीजिए, लाल बिहारी अपने भाई को बहुत आदर करता था, गौरव देता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए। देख लीजिए, अपने बड़े भाई के सामने चारपाई के ऊपर भी नहीं बैठता था। यह हुक्का पी ले या पान खा ले, हुक्का भी नहीं पीता था भाई के सामने, पान भी नहीं खाता। देख लीजिए यहाँ पर हुक्का मतलब एक तंबाकू पीने का एक विशेष उपकरण, उससे गुड़ गुड़ की आवाज आती है। आजकल के जमाने में वो सब देखने को बहुत कम, यहाँ दक्षिण भारत में उनका उपयोग लोग नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में अभी गांव में कुछ लोग शायद, यानी कुछ लोग उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन उस जमाने में 1936 उस जमाने में क्या है, बहुत लोग इनका उपयोग करते थे। बाप का भी वह इतना मान न करता था। लाल बिहारी सिंह जितना मान सम्मान श्रीकंठ सिंह को देता था उतना अपने पिताजी को भी नहीं देता था। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं प्रेमचंद, उतना प्रेम, उतना जो गौरव लाल बिहारी सिंह अपने भाई को देता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। श्रीकंठ सिंह भी अपने छोटे भाई को बहुत प्रेम करता था और स्नेह भी करता था। देख लीजिए यहाँ पर अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था, घुड़कना, डांटना, होश में कभी भी एक बार भी श्रीकंठ सिंह अपने भाई को न डांटा था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। जब जब यह इलाहाबाद से वापस अपने गांव को आते थे, अपने भाई के लिए एक न एक वस्तु को अवश्य लाते थे। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। देख लीजिए, मुगदर की जोड़ी, मुगदर शब्द का अर्थ व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी हुई मुंगरी अंतर। जो लोग कुश्ती करते रहते हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं का उपयोग करते हैं, किसके लिए, व्यायाम करने के लिए। उस तरह का मुगदर करके एक शब्द है, इसका अर्थ है व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी हुई मुंगरी। उसको श्रीकंठ सिंह ही अपने भाई को लाया था। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योंडे जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। देख लीजिए यहाँ पर पिछले साल जो एक घटना हुई थी, नाग पंचमी के दिन उस गांव में कुश्ती चल रही थी। लाल बिहारी क्या करता है, अपने से ड्योंडे जवान को, अपने से ड्योंडे मतलब 1.5 गुना ज्यादा, जितना हो उतना बड़ा एक कुश्ती का जो पहलवान था उसको क्या किया था, पछाड़ दिया था। पछाड़ना, अखाड़े में ही क्या करना, गिराना, अपने सामने के जो व्यक्ति को क्या किया था, गिराया था। तो श्रीकंठ सिंह क्या करता है, उस अखाड़े में ही जाता है, अपने जो भाई को गले से लगा लेता है और 5 रुपए वहां पर लुटाए थे। लुटाना मतलब यहाँ पर दूसरों को देना, गरीबों को देना, इस अर्थ में भी होता है। देख लीजिए, ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। इस तरह का जो भाई था, इस तरह का जो प्रेम करने वाले भाई था, तो उसी के मन में आज हृदय विदारक बात सुनकर, हृदय को दुख पहुंचाने वाले बात को सुनकर लाल बिहारी को बहुत दुख होता है। ग्लानि हुई, ग्लानि होना, दुख होना। वह फूट फूट कर रोने लगा। देख लीजिए यहाँ पर फूट फूट कर रोना, बिक्की बिक्की अड़ु, यार शॉर्ट ಮಾಡ್ತಾರ
लाल बिहारी सिंह। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। इस बात से यहां पर पता चल रहा था कि जो लाल बिहारी जो गलत काम किया था, उस गलत काम के लिए आज वह पश्चाताप महसूस कर रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी। किसकी छाती? लाल बिहारी सिंह की। कि देखूं भैया क्या करते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगे। इस तरह अनेक प्रश्न, अनेक विचारधाराएं लाल बिहारी के सामने, लाल बिहारी के जो मन में आ रहे थे। उसने समझा था कि लाल बिहारी सिंह समझाता, क्या समझाता? कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, इस आशा से। लेकिन इतना ही समझाता, और एक आशा रखा था। क्या आशा? इस आशा के जो, कौन सी आशा? बहुत हो तो मेरे भाई मुझे बुलाते हैं और समझाते हैं। इतना सोचा था, इतना ही आशा रखा था। लेकिन इस आशा के विपरीत, विरुद्ध यहां पर कुछ बात ही अलग होती है। क्या बात होती है? आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। लाल बिहारी अपने भाई को किस तरह पाया? निर्दयता की मूर्ति बने हुई। उसके मन में दया ही नहीं। उस तरह श्रीकंठ सिंह का जो श्रीकंठ सिंह के जो मन में दया ही नहीं था। इस तरह देखता है लाल बिहारी सिंह। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। लाल बिहारी का जो मन कह रहा था कि मेरा भाई, मेरे बड़े भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। न्याय अन्याय दोनों विलोम शब्द हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। देख लीजिए यहां पर क्या होता है। श्रीकंठ सिंह के जो यहां पर गलती, यानी कि यहां पर लाल बिहारी सोच रहा था कि मेरे भैया मुझे बुलाकर कुछ समझा देते अथवा दो चार तमाचे भी लगा देते, तो तमाचे थप्पड़ मारते हैं तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता था। लेकिन मेरे भैया मुझे क्या कह रहे हैं, इसकी सूरत नहीं देखूंगा, इस तरह जो कह रहे हैं, इस बात से बहुत दुख हो रहा था लाल बिहारी को। वह रोता हुआ घर आया। देख लीजिए कोठरी में जाकर, देख लीजिए वहां से अपने कमरे में चला जाता है और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। जो आंखें पोंछ लेता है कि अगर कोई दूसरे देखे तो, दूसरे लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, अरे लाल बिहारी रो रहा है, इस तरह बातें करते हैं। सोचकर वह अपने जो आंखें पोंछता है। तब देख लीजिए यहां पर आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला। देख लीजिए कपड़े जो पहनकर फिर आनंदी के कमरे के द्वार के पास आता है और बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। इस तरह लाल बिहारी सिंह
आनंदी के कमरे के द्वार के पास आकर खड़ा होकर अपने भाभी को यानी कि आनंदी को कहता है, क्या कहता है, मैं अब अपने भाई को मुंह न दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ क्षमा करना, इस तरह कहता है। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। देख लीजिए यहां तक क्या है, बड़े घर की बेटी जो कहानी के 3 भाग समाप्त हो जाते हैं। अब चौथे भाग देख लीजिए। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, देख लीजिए यहां पर लाल बिहारी कहां खड़ा था, आनंदी के कमरे के द्वार पर खड़ा था। उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो देख लीजिए यहां पर कौन देखा, श्रीकंठ सिंह अपने भाई को देखता है। भाई कहां खड़ा था, आनंदी के द्वार पर खड़ा था। तो उसको देखकर घृणा से तिरस्कार से आंखें फेर ली, आंखों को दूसरे तरफ कर ली और कतरा कर निकल जाना, बचकर चले जाना, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। किस तरफ वे चले गए, उसकी परछाई से, परछाई यानी कि प्रतिछाया, प्रतिबिंब, नेरಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ दूर भाग रहा हो, उस तरह कमरे के अंदर चला जाता है। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि अब आनंदी के मन में क्या क्या विचारधाराएं आते हैं उनके बारे में लिखती है। शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। इस तरह वे यानी कि आनंदी क्या कर रही है, अपने ही मन में पश्चाताप महसूस कर रही है। वह स्वभाव से ही दयावती थी। कौन दयावती थी, आनंदी। देख लीजिए यहां पर आनंदी का गुण है, यह उसका स्वभाव यही है कि वह दयावती थी। देख लीजिए यहां पर आपके पुस्तक में आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए, इस तरह एक प्रश्न आया है तो उस वक्त इस पॉइंट को आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी को पता नहीं था कि बात इतनी बड़ी हो जाती है। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। अपने पति पर, श्रीकंठ सिंह पर वह क्या कर रही थी, झुंझला रही थी। झुंझलाना, चिढ़ना, गुस्सा होना कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। गर्म होना, गुस्सा होना। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि आनंदी के मन में और एक भय था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे, क्या करूंगी। अगर अपने पति घर छोड़कर जाने लगे तो इसको भी लेकर जाते हैं, किसको, आनंदी को। अगर मुझे भी अपने साथ इलाहाबाद चलने को कहे तो मैं क्या करूंगी, इस तरह सोच रही है। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि, देख लीजिए इसी समय और एक बात आनंदी सुनती है। क्या सुनती है, किनसे सुनती है, लाल बिहारी से। देख लीजिए, अब मैं चाहता हूं मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। तो देख लीजिए इस वाक्य को सुनते ही तो उसका रहा सहा क्रोध, अपने मन में अभी भी जितना भी जो क्रोध बचा हुआ था, रहा सहा क्रोध, वो भी क्या हो जाता है, पानी हो गया, दूर हो गया, चला गया। इस अर्थ में वह रोने लगी। इन बातों को सुनकर, लाल बिहारी की बातों को सुनकर उसके मन में दुख पैदा हो जाती है। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, इस तरह सोचती है और वह रोने लगती है। देख लीजिए लेखक मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं यहां पर एक वाक्य, बहुत ही सुंदर वाक्य।
मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। मन का मैल दूर करने के लिए, मन का जो दुख दूर करने के लिए नयन जल, आंखों के जल, इनकी रोना, इससे उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। देख लीजिए यहाँ पर कितना सुंदर वाक्य। देख लीजिए, जब हमें बहुत सारा दुख होता है तो हम लोग रो पड़ते हैं। रोने के बाद ही हमारा मन का दुख कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। देख लीजिए, ये सच बात है। मुंशी प्रेमचंद इस जो बात को बहुत ही सुंदर अक्षरों में, सुंदर वाक्यों में लिखे हैं। देख लीजिए यहाँ पर श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, अपने पति से कहती है, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तब श्रीकंठ उत्तर देता है, तो मैं क्या करूं? आनंदी कहती है, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया। आप क्या कीजिए, लाला को अंदर बुला लीजिए। मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया, मेरी जीभ में आग लगे। इस तरह अपने आप को कोसती है, अपने आप को डांटती है। तब श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा, मैं नहीं बुलाता हूं। तब आनंदी कहती है अपने पति से, पछताओगे, पश्चाताप करोगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, बहुत दुख हो गई है। ऐसा न हो कहीं चल दे ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಗಿದ್ದಾನು ಕರೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। भैया मेरा मुंह नहीं देखते हैं, देखना चाहते हैं, इसलिए मैं भी उनको मेरा मुंह न दिखाऊंगा और मेरे भैया को मेरा प्रणाम कह दीजिए। इस तरह कहता है। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा। इसका अर्थ है यहाँ पर वहां से चल पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। देख लीजिए यहाँ पर अंत में, यहाँ तो श्रीकंठ सिंह बाहर नहीं आया और उसको नहीं रोका, लेकिन आनंदी ही बाहर आती है। जब जा रहे लाल बिहारी को, उसको क्या करती है, रोकती है। कैसे रोकती है? उसको हाथ को, उसका जो हाथ पकड़ लेती है। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, उसके आंखों में आंसू थे और बोलता है, मुझे जाने दो, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ लाल बिहारी सिंह अपनी भावज आनंदी से कहता है। आनंदी प्रश्न करती है, कहां जाते हो? तब लाल बिहारी, जहां कोई मेरा मुंह न देखे, यारों मुख ನೋಡಬಾರದು, उस तरह का जो स्थल को मैं जाता हूं। आनंदी, मैं न जाने दूंगी, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। तब लाल बिहारी उत्तर देता है, मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ लाल बिहारी ಹೇಳ್ತಾನೆ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। देख लीजिए, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ, मेरी कसम। इस तरह आनंदी कहती है। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, जब तक यह न मालूम हो, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಈ बात ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ मेरे भैया का जो मन मेरी तरफ से साफ हो जाए। साफ हो जाना इसका अर्थ है, भैया जब तक मुझे क्षमा नहीं करते हैं तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। इस तरह लाल बिहारी सिंह अपने भावज, अपनी जो भावज से कहता है। तब आनंदी बोलते हैं, मैं
ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं, भगवान को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है, तनिक भी, थोड़ा सा भी मैल नहीं है। इसका अर्थ है मैं तुम्हें क्षमा कर चुकी हूं, इस बात को कहती है। अब देख लीजिए, इस तरह इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था, तो इन बातों को श्रीकंठ सिंह भी दूर से ही सुन लेता है। तब क्या करता है श्रीकंठ, देख लीजिए, अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघलना अंदर करुबुदु। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। बाहर आए और अपने भाई को क्या करता है, गले से लगा लेता है। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए, दोनों रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, रोते हुए कहा, सिसकना रोना, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। देख लीजिए, आप यह बात कभी मत कीजिए, कभी मत कहिए कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके बदले आप जो कुछ भी दंड देते हैं मैं उसको अत्यंत संतोष से स्वीकार करता हूं। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू। देख लीजिए, लल्लू जो शब्द क्या है, स्नेहपूर्ण संबोधन शब्द है, अपने भाई को स्नेह करता था। देख लीजिए, स्नेहपूर्ण शब्द है लल्लू। इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, जो कुछ भी बात हुई है उसको भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। अगर भगवान चाहता है तो इस तरह का समय बिल्कुल नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। देख लीजिए, बेनी माधव सिंह इनके पिता दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंदी से पुलकित हो गए। दोनों भाई क्या कर रहे थे, गले मिले थे। इसका कारण कौन थे, आनंदी, इसलिए आनंदी से पुलकित होते हैं और बोलते हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं। देख लीजिए कितना सुंदर वाक्य, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। देख लीजिए, आनंदी के बारे में बेनी माधव सिंह कहता है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बिगड़ता हुआ काम, जो काम बिगड़ रहा था, दोनों भाई अलग हो रहे थे, उसको क्या करती है, वह फिर से मिलाती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उस गांव के जो लोग इस वृत्तांत को, इस कहानी को, इस समाचार को सुने, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। कौन से शब्दों में, यहां पर सराहा, प्रशंसा करना। देख लीजिए क्या कहते हैं, लोग बोलते यहां पर, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होते हैं। दೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು, बेटियां ऐसे ही होते हैं। किस तरह होते हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। इस तरह लोग भी आनंदी की प्रशंसा करते हैं। यहां तक क्या है, बड़े घर की बेटियां मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही मशहूर कहानियों में से एक कहानी है बड़े घर की बेटी। लेखक इस जो कहानी को समाज में हुए जो घटनाओं को देखते हुए, समाज के घर में अलग अलग जो घटनाएं होते रहते हैं, उन घटनाओं को देखते हुए इस कहानी को लिखे हैं। यहाँ तक यह कहानी समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर कहानी है। आप सभी लोग इस कहानी को ठीक तरह से पढ़िए और पाठ के पीछे जो प्रश्न हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए। प्रारंभ में यहाँ पर मुहावरे भी है और कठिन शब्दार्थ भी है। मैं आप लोगों को जो व्हाट्सएप थ्रू कठिन शब्दार्थों को भेजा हूं, आप अपने हिंदी नोटबुक में इन सारे शब्दों के उत्तर लिखिए और जो कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मैं आप लोगों को भेजा हूं, उन प्रश्नों का उत्तर आप अपने अभ्यास पुस्तिका जो वर्कबुक में लिखिए। मैं वहां पर एक दो इतना ही प्रश्नों का उत्तर भेजता हूं, बाकी प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए। यहाँ पर प्रारंभ में
1 अंक के प्रश्न है, 10 प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक शब्द या वाक्य या वाक्यांश में इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप थ्रू भेजा हूं। आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और जो कुछ व्याकरण के जो पॉइंट है यहाँ पर पेज नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 प्रश्न हैं, इसमें मैं 1 या 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को भेजता हूं। उसके बाद मेन क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। नोट रही, किसने कहा किससे कहा, इतना ही लिखना है। ये 1 अंक के प्रश्नों के उत्तर है। आपको परीक्षा में आते हैं, मध्य वार्षिक परीक्षा में भी आते हैं और एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा में भी इस तरह के 4 प्रश्न आते हैं। क्या लिखना है यहाँ पर, किसने कहा किससे कहा, इतना ही लिखना है। इसके बाद संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। आपको संदर्भ स्पष्टीकरण एग्जाम में 4 प्रश्न पूछते हैं, सिर्फ 2 लिखना है। कैसे लिखना है, मैं व्हाट्सएप थ्रू 1 या 2 प्रश्नों का उत्तर भेजता हूं। वाक्य शुद्ध कीजिए। इसके बाद कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। देख लीजिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। आप लोग यहाँ कक्षा को आने के बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। और कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आप लोग इनको लिखिए। अन्य लिंग रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, मेन क्वेश्चन नंबर 7, अन्य लिंग रूप। अन्य लिंग दूसरा लिंग। आप लोगों को 8th 9th 10th में ये सब आया है। आपको जितना आता है उतना लिखिए। मैं व्हाट्सएप थ्रू आपको इन प्रश्नों का उत्तर भी मैं भेजता हूं। यहां पर दिया गया है ठाकुर ठकुराइन, पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, बुद्धिमान बुद्धिमती, हाथी हाथिन, भाई बहन। ये क्या है, अन्य लिंग रूप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अन्य वचन रूप। अन्य वचन मतलब यहाँ पर अगर प्रश्न एक वचन में देते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, बहुवचन में लिखना है। अगर बहुवचन देते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, एक वचन में बदलना है। इस तरह के प्रश्न आपको 2 प्रश्न मध्य वार्षिक परीक्षा में भी पूछते हैं और वार्षिक परीक्षा में भी पूछते हैं। इतना ही नहीं, लिंग भी यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न आपको आते हैं। अन्य वचन में देख लीजिए, घर घर, बेटी बेटियां, भैंस भैंसें, स्त्री स्त्रियां, आंखें ये बहुवचन है, आंख, थाली थालियां। इतना अन्य वचन रूप। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए। हम अगले कक्षा में और एक कहानी हो या और एक पाठ हो या कविता को हम लोग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।